हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो के साथ स्टडी टैग पर जो है BSKG 178 इकाई 21। ये वीडियो दो पार्ट में आने वाली है क्योंकि एक पार्ट में ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली थी और काफ़ी लंबी हो भी जाती, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में कर दिया है ताकि आपको समझने आपको देखने में इसे बोरियत फील ना हो। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है पार्ट 1 इकाई 21 कर व्यवस्था। सबसे पहला है उद्देश्य। इस इकाई का उद्देश्य प्राचीन भारत की कर व्यवस्था को विस्तार से समझाना है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रों में करों के निर्धारण, संग्रह और प्रजा के साथ संतुलन पर बल दिया गया था। इस इकाई में हम जानेंगे कि प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में कोष, राजकोष का क्या महत्व था, मनुस्मृति में करों के नियम कैसे निर्धारित किए गए थे, विभिन्न वर्गों के लिए कर की दरें कैसी थीं, व्यापारियों पर कर कैसे लगाया जाता था, कर प्रणाली में प्रजा और राज्य के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा गया, आपातकालीन समय में कर व्यवस्था कैसी थी, कर संग्रहण की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। नेक्स्ट है प्रस्तावना, जिसे हम इस यूनिट के इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। वो है प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था में कर यानी टैक्स एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। करों के माध्यम से राजा अपने शासन को सुचारू रूप से चला सकता था। युद्ध, रक्षा, न्याय व्यवस्था, जन कल्याण और धार्मिक कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाए जाते थे। मनुस्मृति जो धर्म और आचार का एक प्रमुख ग्रंथ है, उसमें कर व्यवस्था का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें कराधान की नैतिकता, दर संग्रह की विधियां और प्रजा की भलाई को केंद्र में रखकर राजकोष की महत्ता को समझाया गया है कि राजकोष कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है राज्य के लिए। नेक्स्ट है कोष का महत्व। प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था में कोष या राजकोष का महत्व अत्यधिक रहा है। ये केवल मुद्रा का भंडार नहीं था, बल्कि संपूर्ण राज्य संचालन का मेरुदंड यानी बैकबोन था। ये राजा की शक्ति, नीति, धर्म प्रशासन, युद्ध, न्याय, जन कल्याण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मुख्य आर्थिक आधार था। कोटि कोटि जनों की उन्नति का जो संकल्प राजा करता था, उसे साकार करने का यंत्र था कोष या फिर राजकोष कह लो। अब इसमें पॉइंट है सबसे पहला कि कोष राज्य की आत्मा है। मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शुक्रनीति आदि ग्रंथों में राज्य की स्थिरता और उन्नति का मूल कारण कोष को ही माना गया है। कौटिल्य कहते हैं कोष मूल राज्य अर्थात राज्य की जड़ कोष है। यदि कोष संपन्न है तो राजा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति है हेतु उचित शासन व्यवस्था कर सकता है। दूसरा है कोष के विविध कार्य। इसके अंदर कोष के क्या क्या कार्य हैं अलग अलग, उसको हम जानेंगे। सबसे पहला है प्रशासन संचालन। इसके अंदर है अधिकारियों, मंत्रियों, लेखपालों, दूतों, सिपाहियों आदि को वेतन देना, शाही भवनों का निर्माण, रख रखाव, राजकीय डाक, गुप्तचर विभाग, न्यायालय आदि की व्यवस्था किसमें आती है? प्रशासन संचालन में आती है। लास्ट है विभिन्न विभागों जैसे कृषि, जल, वन, व्यापार को क्रियाशील बनाए रखना किसका काम है? प्रशासन संचालन का। अगला है सेना और रक्षा। सेना को भोजन, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र, प्रशिक्षण, परिवहन आदि की व्यवस्था कराना किसका काम है? कोष का काम है। युद्ध काल में अचानक खर्चों की पूर्ति के लिए सुरक्षित भंडार, नए किले, शास्त्रागार, शस्त्र निर्माण, कार्यशालाओं की स्थापना, ये सब काम किसका है? ये कोष का काम है। धर्म और संस्कृति, इसके अंदर क्या है? यज्ञ, पूजा, पर्व त्योहार, मंदिर निर्माण, ब्राह्मणों और वेद पाठशालाओं को सहायता, साहित्य, संगीत, नृत्य, मूर्तिकला आदि कलाओं को संरक्षण, यह धार्मिक वैधता है और सामाजिक एकता बनाए रखने में सहायक। अगला है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में कर कैसे कोष कैसे काम करता है? न्यायालयों का संचालन, न्यायाधीशों को वेतन, विविध शिक्षा, साक्ष्य संकलन प्रणाली, मुकदमों में अभावग्रस्त पक्षकारों की सहायता। राज्य का धर्म यही था कि वह न्याय आधारित व्यवस्था बनाए रखें। तो आप पॉइंट में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लोक कल्याण और आपदा प्रबंध। जलाशय, पुल, सड़क, विश्राम गृह, विद्यालय, चिकित्सालय जैसे सार्वजनिक निर्माण, सूखा, बाढ़, महामारी, अकाल आदि में जनता को सहायता प्रदान करना, अन्न भंडारण, खाद्य वितरण, चिकित्सा सेवाएं देना, ये सब किसके काम थे? ये सब कोष के काम थे। कोष से ही इन सब का काम होता है। अगर कोष नहीं होगा, कोष खाली हो जाएगा, तो ये सारे काम रुक जाएंगे और समाज में भुखमरी फैल जाएगी। तीसरा है कोष और नीति शास्त्र। कोष केवल भौतिक संपत्ति का संकलन नहीं था, बल्कि नीति और धर्म के अनुसार सत्कामों में व्यय करने का माध्यम था। मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है राजा को कोष प्रजा से प्राप्त होता है, इसलिए उसका उपयोग भी प्रजा की सेवा में ही होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप उनसे कर लेते हो तो उनके फायदे के लिए काम भी करना चाहिए। राजा की आय धर्मजन्य और व्यय धर्मोचित होना आवश्यक है, ठीक है। चौथा है कोष और राजसत्ता की स्थिरता। कोष जितना समृद्ध, राज्य उतना स्थिर। कोष जितना समृद्ध मतलब मजबूत, जितना राज्य उतना ही स्थिर रहेगा। शत्रु से युद्ध की स्थिति में वही राज्य टिक सकता था जिसके पास आपात स्थिति हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक कोष था, ठीक है, लंबे और ज्यादा। कोष विहीन राज्य दूसरे राज्यों पर निर्भर हो जाता, जिससे उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती थी। पांचवा है कौटिल्य की कोष नीति। कौटिल्य स्पष्ट करते हैं कि कोष एक दिन
एक दिन की ज़रूरत नहीं बल्कि पूरे भविष्य की सुरक्षा है। उन्होंने कोष के लिए व्यापार, कृषि, लवण उद्योग, खनिज, सीमांत पर शुल्क आदि के माध्यम सुझाए। उनके अनुसार राजा को कोष को खर्च करते हुए इस तरह विचार करना चाहिए जैसे कोई गरीब व्यक्ति अपना अंतिम काष्ठ जलाता है। ठीक है। राजा को कोई राजा को कोष की रक्षा अपनी आंखों की रक्षा की तरह करनी चाहिए, यानी उस पर हर तरह से निगरानी रखनी चाहिए कहाँ कितना खर्च हो रहा है। नेक्स्ट है मनुस्मृति में दैनिक कर। प्राचीन भारतीय कर व्यवस्था केवल आर्थिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं थी, वह एक धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक कर्तव्य थी। मनुस्मृति, जो कि एक प्रमुख धर्मशास्त्र है, उसमें कर व्यवस्था को अत्यंत संतुलित, न्यायपूर्ण और धर्मसंगत माना गया है। मनु ने राजा को मधुमक्खी के समान बताया है, जो फूल से मधु लेती है परंतु उसे नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसी तरह कोष को इस तरीके से खर्च करना है राजा को कि कोष जल्दी खत्म ना हो और स्थिर रहे। इसके अंदर पहला पॉइंट है मनुस्मृति में कर की वैचारिक पृष्ठभूमि। इसके अंदर पहला है कर एक धार्मिक दायित्व है। कर प्रजा का राजा को दिया गया धर्मप्रीत यानी डेडिकेटेड टू, मतलब किसी को डेडिकेट जो करते हैं तो वो है, ये अंश माना गया है। ठीक है, कि जो प्रजा है वो कर देके अपने राजा को डेडिकेट कर रही है, वो कर देके राजा को यही निर्देश था कि वह प्रजा की सेवा के लिए कर ले और उसका उपयोग भी धर्म, न्याय और लोक कल्याण में करे। ठीक है। बी है कर का नैतिक आधार क्या है। राजा सब प्रजा से कर लेता है तो उसका यह नैतिक कर्तव्य है कि वह उस धन को अपनी सुख सुविधा में नहीं बल्कि जनहित में प्रयोग करे और अपने राज्य को और भी ज़्यादा ताकतवर और अपने समाज में जो जनता है उसको खुशियाँ दे। यदि राजा कर का दुरुपयोग करता है तो वह पाप का भागी होता है। अगला है दैनिक कर की संकल्पना। ये क्या है? मनुस्मृति के अनुसार राजा को प्रतिदिन नियम अनुसार प्रजा से यथोचित कर लेना चाहिए। यथोचित मतलब जो ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उतना ही कर लेना चाहिए। इसका उद्देश्य कोष में निरंतरता बनी रहे, मतलब कि वो वहीं पे स्थिर रहे, ज़्यादा ना कम हो ना ज़्यादा बढ़े। प्रशासन व जन कल्याण की कोई सेवा बाधित ना हो। अकस्मात संकटों का सामना तत्काल हो सके, जो बिन बुलाए जो संकट आते हैं उनका। सभी को समय पर वेतन मिल सके, कोष खाली ना हो, सेना को मजबूत रखा जा सके। कर से जाहिर सी बात है, जब कर आएगा, कोष भरा रहेगा तो इससे सब कुछ काम होता रहेगा। कर वसूलने की विधि क्या है? मधुमक्खी नीति पहली तो राजा मधुमक्खी की तरह कर ले, धीरे नर्मता से, बिना नुकसान पहुंचाए। ठीक है, इतना कर ले कि हाँ लोग खुशी खुशी दे, प्रजा को ऐसा ना लगे कि उसे लूट हो रही है, बल्कि लगे कि वह सहयोग दे रहे हैं। ठीक है। अगला है बी, कर की मात्रा। कितनी मात्रा होनी चाहिए? कर निर्धारण आय, उत्पादन क्षमता और व्यवसाय के अनुसार होनी चाहिए, कि जैसे राज्य में जिस तरीके से व्यवसाय चल रहा है, जिस तरीके से उत्पादन हो रहा है, उसके हिसाब से कर लेना चाहिए। निर्धन से कम, मध्य वर्गीय से उचित और धनी से अधिक, इस तरीके से कर की मात्रा तय करनी चाहिए। अगला है कर वसूली और प्रशासन। कर वसूलने के लिए विशेष राज कर्मचारियों, कर संग्रहकर्ताओं जिन्हें बोलते हैं, की नियुक्ति होती है। इन पर विशेष निगरानी भी रहती थी ताकि वे शोषण ना करें। कर वसूलने में पारदर्शिता और लेखा जोखा रखा जाता था। अगला है पांचवा, कर और प्रजा का संतुलन। मनुस्मृति में यह स्पष्ट निर्देश है कि यदि कर अन्यायपूर्ण, अधिक या बलात्कृत हो, जो प्रजा असंतुष्ट हो जाएगी और राज्य डगमगाने लगेगा। इसलिए कहा गया, राजा कर तो ले, परंतु इस प्रकार की प्रजा उसे भार ना माने बल्कि कर्तव्य माने। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, कर की दरें। प्राचीन भारत की कर व्यवस्था न केवल उन्नत और संगठित थी, बल्कि उसमें न्याय, संतुलन और लचीलापन भी देखा जाता। कर की दरें निश्चित करने का आधार केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि उसमें धार्मिक, नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल थे। मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, शुक्र नीति आदि ग्रंथों में कर की दरों को इस तरह निर्दिष्ट किया गया है कि वे ना तो प्रजा पर अत्याचार बने और ना ही राज्य को नुकसान पहुंचाए। इस तरीके से कर होना चाहिए। अब पहला इसके अंदर है कर की दरों का निर्धारण। कैसे करेंगे निर्धारण? दरें कि किस तरीके से कर लिया जाए। न्याय और युक्ति का समन्वय। कर की दरें मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि प्रजा की आर्थिक क्षमता, उत्पादन की मात्रा, व्यवसाय की प्रकृति और समाज की स्थिति के अनुसार तय की जाती है। मनु कहता है, या मनुस्मृति कहते हैं कि कर की दर इस प्रकार हो कि ना प्रजा पर भार हो और ना ही राजा को घाटा हो। दूसरा है कौटिल्य के अनुसार कर की प्रमुख दर कैसी होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के कर और उनकी दरों का विस्तृत वर्णन मिलता है। जैसे पहला है कृषि कर यानी भोग कर। भूमि पर कर आमतौर पर उत्पादन का 1/6 भाग होता है। यदि भूमि उपजाऊ और सिंचित हो तो यह बढ़कर 1/4 भी हो सकता था। वर्षा पर निर्भर असंचित भूमि पर कम लिया जाता था, जिससे किसान हतोत्साहित ना हो। बी है पशुपालन कर। गाय, भैंस, बकरी आदि पालने वाले से प्रति पशु के हिसाब से कर लिया जाता था। पशुपालन में उपयोगी उत्पादों, दूध, घी, चमड़ा, ऊन आदि के आधार पर भी दर तय होती थी। सी है व्यापारिक कर। व्यापारियों से उनकी आय, माल की प्रकृति और मात्रा के अनुसार कर लिया जाता था। आयात निर्यात वस्तुओं पर शुल्क लागू होता था, जो सामान्य 5% से 10% तक होता था।
डी है कला एवं शिल्प कर। कुम्हार, बढ़ई, सुनार, मूर्तिकार, चित्रकार जैसे शिल्पकारों पर भी आय के अनुसार कर लागू था। यदि कोई कलाकार राज्य की सेवा में हो तो उसे कर में छूट दी जाती थी। ई है वन, जल और खनिज कर। लकड़ी, शहद, रेजिन, खनिज पदार्थ, सोना, चांदी, लोहा, नमक आदि पर उत्पादन कर लगता था। इनमें से कुछ कर राज्य के एकाधिकारी के अंतर्गत आते थे। नदी का पानी प्रयोग करने पर कर लगता था। तीसरा है कर दरों की लचीलापन नीति। जो कर की दरें थी उनके लचीलापन की नीति क्या थी? प्राचीन काल में कर की दरों में समय, क्षेत्र, परिस्थिति और आपदा के अनुसार बदलाव किया जाता था। कैसे? सूखा, अकाल या महामारी की स्थिति में कर स्थगित कर दिया जाता था, मतलब कर नहीं लिया जाता था। दरों को अस्थायी रूप से घटाया जाता था अगर कर लिया भी जा रहा है तो। प्रजा को राहत हेतु कर माफ तक कर दिया जाता था। सामान्य काल में जब नॉर्मल चल रहा हो वक्त तयशुदा दरों से नियमित रूप से कर लिया जाता था। राजा की आय सुनिश्चित रहती और प्रजा को उसकी व्यवस्था मालूम रहती। आपातकाल में युद्ध, प्राकृतिक संकट या दुश्मन के आक्रमण के समय विशेष कर लिया जाता था, जिसे अधिभार कहते थे। ये केवल अस्थायी होता और संकट समाप्त होने पर हटा दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि युद्ध हो रहा है और जाहिर सी बात है उस समय में क्या होता था कि हमला, जब कहते हैं गोला बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है, हथियार लगाए जा रहे हैं, तो और जब सेना घायल हो रही है उसके में देख रेख में पैसा ज़्यादा लगता था। चौथा है कर निर्धारण में सामाजिक न्याय। निर्धनों, वृद्धों, रोगियों, छात्रों, तपस्वियों और ब्राह्मणों को कर में पूर्ण या आंशिक छूट दी जाती थी। इसमें समाज के दुर्बल वर्गों की रक्षा होती थी और उन्हें सम्मानजनक जीवन मिलता था। पांचवा है कर की दरें और धर्मशास्त्रीय संतुलन। मनुस्मृति का यह स्पष्ट निर्देश था कि राजा को कर संग्रह करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह प्रजा को कष्ट न दे और ना ही अपनी तिजोरी को भरने के लिए उन्हें निचोड़े। ये नीति कर संग्रह की दरों में धार्मिकता और नैतिकता का समावेश करती है। छठा है कर की दरों में पारदर्शिता होनी चाहिए। सभी करों की दरें सार्वजनिक रूप से घोषित की जाती थी। कर अधिकार, करकृत, कोषाध्यक्ष को निर्देश था कि वह कर वसूली में पारदर्शिता और न्याय का पालन करे। यानी साफ साफ बताइए कर किस पे कितना है और किसके लिए कितना कर लिया जा रहा है। कर का हिसाब नियमित रूप से लिखा जाता था, जिसे आज हम बही खाता प्रणाली कह सकते हैं। नेक्स्ट है व्यापारियों के लिए कर निर्धारण। प्राचीन भारत समाज में व्यापार वाणिज्य को एक प्रतिष्ठित एवं आवश्यक पेशा माना जाता था। व्यापारियों को वाणिक, श्रेणीपति या सेठ कहा जाता था। उनकी गतिविधियों केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी रखती थी। राज्य के संचालन के लिए व्यापारियों से कर संग्रह का एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत होता था, लेकिन ये कर प्रणाली न्याय, व्यावसायिक क्षमता, वस्तु के मूल्य और राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार संतुलित थी। नेक्स्ट है व्यापारी कर का उद्देश्य क्या था। व्यापारिक जो कर हम लेते थे उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि राज्य को आवश्यक आर्थिक संसाधन प्रदान करना, व्यापार की निगरानी और नियंत्रण करना, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, ना कि बाधित करना। नेक्स्ट है कर निर्धारण में के कारक। व्यापारियों पर कर लगाए जाने वाले करों की दरें एक निश्चित प्रणाली पर आधारित थीं। ये निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती थी। पहला है वस्तु की प्रकृति कैसी हो। बहुमूल्य वस्तु जैसे सोना, रतन, मसाले, घी, रेशम कर की दर अधिक होती थी। सामान्य उपभोग की वस्तुएं जैसे अन्न, नमक, कपड़ा पर कर अपेक्षाकृत कम होती थी। ठीक है। बी है वस्तुओं का वजन और मात्रा के आधार पर। कर निर्धारण में वस्तु के भार और मूल्य दोनों का ध्यान रखा जाता था। भारी माल पर परिवहन कर अधिक लगता था और हल्के जो माल होते थे उस पर जो कर था वो कम लगता था। आयात और निर्यात पर राज्य की सीमाओं से बाहर माल भेजना या बाहर से लाने पर सीमा शुल्क लगता था। यह दर प्राय 5 से 10% के बीच होती थी। तीसरा है स्थानीय बनाम विदेशी व्यापार। स्थानीय बाजार में व्यापार करने वाले व्यापारियों पर अलग दरें होती थी। दूर दराज से आने वाले व्यापारियों पर अधिक शुल्क लिया जाता था, जिससे स्थानीय व्यापारियों को बढ़ावा मिलता था। तीसरा है प्रमुख व्यापारिक कर और शुल्क। शुल्क किसी भी वस्तु के आयात निर्यात पर लगाया जाता था। मार्ग शुल्क यानी पथ कर व्यापारिक मार्गों का उपयोग करने पर यह कर लिया जाता था। यह कर राज्य व्यापार मार्गों की सुरक्षा एवं रख रखाव हेतु वसूला जाता था। नाप तौल शुल्क, तुलमान शुल्क जिसे भी कहते हैं, राज्य द्वारा प्रमाणित नाप तौल प्रणाली का उपयोग करने पर शुल्क लगता था। इससे व्यापार में पारदर्शिता बनी रहती थी। स्थल कर मंडियों, हाटों, व्यापारिक स्थलों पर दुकान लगाने के बदले लिया जाता था ये। चौथा है व्यापारिक संघ श्रेणियां और कर। व्यापारियों के संगठन को श्रेणियां कहते थे। ये श्रेणियां अपने सदस्यों से कर एकत्रित कर राज्य को समर्पित करती थी। राज्य इन श्रेणियों को स्वायत्तता देता था और वे बदले में कर समय पर देती थी। विशेष बात क्या है इसकी? श्रेणियों के प्रमुख को श्रेणीपति कहा जाता था। वह न केवल व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख होता था बल्कि राज्य का कर प्रतिनिधि भी होता था। नेक्स्ट है मनुस्मृति और कौटिल्य के निर्देश। मनुकथन, राजा को व्यापारियों से कर इस प्रकार लेना चाहिए कि वह संतुष्ट ना हो और उनका व्यापार चलता रहे, असंतुष्ट ना हो। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या कहता है? व्यापारियों पर लगाया गया कर व्यापार की गति को बाधित नहीं करता था। कर वसूली में भ्रष्टाचार रोकने हेतु शुल्काध्यक्ष, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, सुव्यवस्थित
कर अधिकारी नियुक्त किए जाते थे इसके लिए। छठा है व्यापारी के लिए विशेष रियायतें। धार्मिक मेलों, उत्सवों और शाही समारोह के समय पर कर में छूट या माफ़ी दी जाती थी। महिलाओं जो घरेलू उत्पाद बेचती थीं उन पर कोई कर नहीं लगता था। ग्रामीण कारीगरों एवं लघु व्यापारियों को विशेष संरक्षण दिया जाता था, मतलब छूट दी जाती थी। सातवां है दंड और अनुशासन। यदि कोई व्यापारी कर चोरी करता था तो उस पर दंडात्मक कर दंड शुल्क लगाया जाता था। कुछ मामलों में माल जब्त कर दिया जाता था। फिर भी दंड का उद्देश्य प्रतिरोध नहीं बल्कि व्यवस्था की रक्षा था। ठीक है ना, कि जो दंड दिया जा रहा है वो कोई प्रतिरोध नहीं किया जाता, एक सिर्फ जो व्यवस्था थी उसको बनाए रखने के लिए उससे दंड कर लिया जाता था। व्यापारिक मार्गों पर कर व्यवस्था। प्राचीन भारत में जल, थल और वन मार्गों के जरिए व्यापार होता था। इन मार्गों पर सुरक्षा के बदले शुल्क वसूला जाता था। राजमार्ग कर, राज्य द्वारा नियंत्रित मार्गों पर लिया जाने वाला कर। नदी मार्ग शुल्क, जल परिवहन में उपयोग होने वाले नावों, जहाज़ों से लिया जाने वाला शुल्क। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, पार्ट 1 हमारा। पार्ट 2 आएगा कल। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो की PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।